पिछले भाग में आपने देखा कि 14 बरस की कम्मो ब्याह करके 19 बरस के विष्णु के घर आ गई है, लेकिन ब्याह के लगभग 13 बरस बीतने के बाद भी कम्मो की गोद अभी तक सूनी थी। इतने साल बाद अचानक पता चलता है कि कम्मो मां बनने वाली है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में बहुत जटिलताएं हैं। बहू की नाजुक हालत को किनारे करते हुए कम्मो की सास पूरे 9 महीने उससे खूब काम करवाती है, जिसके कारण समय से पहले ही कम्मो को प्रसव की तकलीफ हो जाती है और कम्मो जीवन मरण के बीच झूलने लगती है। अब आगे। दीवार का सहारा लिए विष्णु फूट फूट कर रो रहा था। पिछले 17 घंटे का तनाव, चिंता और तकलीफ आंसुओं के रास्ते बांध तोड़कर बह रही थी। मन का गुब्बार शांत हुआ तो एक एक करके ब्याह से लेकर आज तक के सारे लम्हे आंखों के आगे तैरने लगे। वो 14 बरस की रुई के फाहे से कोमल कम्मो गुलाबी रंग के राजस्थानी पारंपरिक जोड़े में सजी, झीनी सी चुनर से दिखता उसका सम्मोहक रूप जैसे पूर्णमासी की चांद की छिटकी चांदनी। कैसे भुला सकता था विष्णु उसके मेहंदी से सजे पैरों का पहली बार आंगन में प्रवेश, उसकी पायल के छन छन, उसकी चूड़ियों से भरे हाथ, चौथ और गणगौर पर उसका दुल्हन की तरह श्रृंगार और हर बार शहर जाते समय नई चुनर का मनोहार। जिसने आज तक उसकी लंबी उम्र के लिए इतने व्रत तप किए, आज उसी पत्नी को इस हाल में देखकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे हार न मानती छोरी, बस ऊपर वाले का नाम लेके थोड़ी और कोशिश कर, थोड़ा धीरज धर छोरी। और अचानक दाइमा खुशी से चिल्ला उठी, बस बस सुन ली तेरी राम जी ने, शाबाश छोरी शाबाश। कमरे से नन्हे शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो विष्णु बावरा सा होकर कमरे की ओर दौड़ पड़ा। बधाई हो, तुझे घनी बधाई हो छोरा, लड़की हुई है, साक्षात लक्ष्मी का रूप। खाकी सा मेरे कम्मो, इतना कहकर लफ्ज अधूरे छोड़ दिए विष्णु ने। अरे ठीक है तेरी कम्मो, समझ ले दूसरा जीवन मिल गया बिनने को। कोई पिछले जन्म के कर्म काम आ गए छोरे, लेकिन अभी कमजोरी है बहुत, होश में ना है बिनने, बहुत तकलीफ झेली है उसने, आराम करने दे उसे अब। और तू तो छोरा अब लाडू बटवा लाडू। दाइसा की बातें जैसे मिश्री सी घोल गई थी कानों में। कुछ देर बाद कम्मो होश में आ गई थी और वो नन्ही सी जान भी अब सफेद रंग के बिछोने में लिपटी विष्णु की गोद में थी। कितनी कोमल काया, नन्हे नन्हे हाथ पैर, निरीह छोटा सा जीव अब विष्णु के जीवन का अंग बन गया था। मासा को संतोष था कि कम्मो सही सलामत थी, लेकिन इतने बरस के इंतजार के बाद और ऐसी जीवन मरण की हालत देखने के बाद भी छोरी का जन्म अम्मा के लिए कोई बड़ी खुशखबरी न थी। पोते का मुंह देखने की आस को टूटते ही वो अपनी माला संभाले ठाकुर जी का नाम लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। खैर, अम्मा की ये प्रतिक्रिया विष्णु के लिए अनपेक्षित नहीं थी, इसलिए उसने अम्मा को जाने दिया और बात को तूल नहीं दिया। कमरे में अब बस कम्मो, विष्णु और उनकी बेटी थे। विष्णु ने प्रेम से कम्मो के हाथ पर हाथ रखा। तू ठीक तो है ना? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन देखना अपनी लाडो खातिर झट उठ कर खड़ी हो जाऊंगी। अब चिंता ना करो। के नाम सोचा जी आपने? खुश तो हो ना? अरे खुश क्यों ना होगा पगली, मैंने तो जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई, ऐसी बात न लायो कभी अपने दिल में। और नाम तो तू ही राखेगी छोरी का, सबसे पहला हक तेरा है। अब तू सोच ले कोई चोखा सा नाम। गहना, गहना राखूंगी अपनी छोरी का नाम। मेरे लिए मेरी लाडो गहना है, मेरे जीवन का श्रृंगार है, जिसने बांझ होने का दाग मिटाया मुझसे। मेरी अमानत, मेरी सबसे कीमती चीज है मेरी छोरी। आंखें भीग गई कम्मो की अपनी लाडो को निहारते। घड़ा चोखा नाम सोचा तूने तो, आज से मारी लाडो का नाम गहना। महीना बीतते बीतते कम्मो की हालत में सुधार हो गया था। 40 दिन पर बेटी का नामकरण संस्कार करना निश्चित हुआ। विष्णु ने पूरे गांव को निमंत्रण देने का विचार बनाया तो मासा बिगड़ने लगी। बावला ना हो छोरा, खुशी तो मुझे भी है छोरी के जन्म की, लेकिन यौन आए चोचले ना होने दूंगी। अब बिनड़ी की कोख खुल गई है, 1-2 साल में छोरा होवेगा तो 7 गांव चिमाऊंगी, लेकिन छोरी के जन्म पे दावत ना होवे करा। लेकिन मासा, मेरी छोरी सब कुछ है मेरे लिए। होगी, लेकिन ये उल्टी रीत ना होगी मेरा घर। ज्यादा करे तो इसके माँ के खबर करा दे, आ जावेंगे इसके घर आले, रौनक हो जाएगी, तेरी बिनड़ी भी खुश हो जाएगी। आगे कुछ भी बोलने से कम्मो ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। विष्णु के शब्द गले में घुट कर रह गए। ठीक ही तो कह रही है मासा, जगह साई होगी,
सारा गांव हंसेगा कि चंदा छोरी के जन्म पे दावत देती घूम रही है अपने कमरे में। सुनो जी, आप तो बस मेरे माँ की खबर करा दो। घना बखत हो गया माँ बापू को देखे, वो भी आपके न्योते के इंतजार में बैठे होंगे। आप ही बताओ, छोरी के 12 बरस बाद बालक हो तो कौन सी माँ न मिलना चाहेगी अपनी बेटी दामाद को। बिना बुलाए छोरी के सासरे तो ना आ सके हैं। जब मासा ने खुद ही कह दिया तो अब देर ना करो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तू तैयारी कर ले। गहना के नामकरण पर वही मेरा मनपसंद गुलाबी घाघरा चुनरी पहनियो और गहना के लिए खूब चोखा सा घाघरा सिला लेना। 40वें दिन सवेरे ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने अपने माँ बापू को देखकर छटपटा उठी कम्मो। माँ! गले लगकर दोनों माँ बेटी पहले जी भर कर रोई, फिर कम्मो के सिर पर हाथ फेरकर सुजाता ने कहा, कैसी है रे मेरी छोटी सी लाडो? ठीक हूँ माँ, अब तू आ गई, खूब अच्छी हो जाऊंगी। घर गृहस्थी में पीस कर कैसा चेहरा मुरझा गया है। चल अब मैं आ गई हूँ, खूब सेवा करूंगी, जी भर कर लाड लड़ाऊंगी, अपने हाथ से पकाकर दूध मेवा खिलाऊंगी, खूब चोखी हो जाएगी मेरी छोरी। अरे सारी रामायण यहीं पूछ लेगी या अंदर भी चलेगी? अरे मैं तो भूल ही गई, अंदर आओ बापू। नामकरण संस्कार के बाद बापू तो लौट गए, लेकिन सुजाता कुछ दिन को बेटी के पास ही ठहर गई। सुजाता के आने से कम्मो का काम काफी हल्का हो गया था। वो गहना को नहला धुला देती, घर के कामकाज में भी मदद कर देती थी। अम्मा भी जब से समधन आई थी, कम्मो के काम में मीन में कम ही निकालती थी। कुल मिलाकर घर में सुख शांति थी। दिन बड़े सुकून से बीत रहे थे। न जाने उस रोज सूरज कौन दिशा से निकला था कि धीरज की माँ मासी साहब बिना किसी संदेश के पधार गई। जब से धीरज और विष्णु की कहा सुनी हुई थी, दोनों बहनों ने एक दूसरे का मुंह ना देखा था। मासा तो पहले ही उसे नशे में हुई कहा सुनी समझकर भुला चुकी थी, लेकिन मासी साहब ने उस बात को अपने घर की इज्जत से जोड़ लिया था। अरे मासी साहब, खम्मा गणी। खम्मा गणी जीजी कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। कम्मो की बात सुनकर वो सीधा मासा के कमरे में पहुंच गई। कुछ देर बाद मासा ने कम्मो को आवाज लगाई, बिंदड़ी, चाय पानी लगा दे मासी के लिए, और खाने में कुछ चोखा सा बना लियो। जी मासा, अभी लाऊं हूँ, बन ही रही है चाय। कमरे के अंदर से दोनों बहनों की बात करने की आवाजें कम्मो के साथ साथ सुजाता के कानों में भी पहुंच रही थी। बड़ी बहन होने का खूब फर्ज निभाया तूने दीसा। मेरे छोरे को तेरे विष्णु ने पीटा और आधी रात गए घर से बाहर कर दिया। इस कल की आई बिंदड़ी के लिए यही मेहमान नवाजी होवे अब इस घर में, या अब विष्णु लुगाई का गुलाम हो गया और तूने बहू की चाकरी कर रखी है जो दो बोल न फूटे तेरे मुंह से। मेरे धीरज की गिरेबान पकड़कर बाहर किया था ना, मैं भी आज हिसाब करने आई हूँ तेरा। मासी आज पूरी तैयारी से आई थी। देख रामरती, तुझे पता है ना उस रात हुआ क्या था। मेरी पूरी बात सुन। मैंने कुछ न सुनना दीसा। तेरी उस कुलक्षणी बहू ने जरूर कोई टोना टोटका कर रखा है जो दोनों माँ बेटा बावले हुए घूम रहे हैं उसके लिए। कहा तो करमजली बांझ के 12 बरस कोक खाली रही, कहा अब छोरी पैदा करके छाती फुलाए घूम रही है। अरे जो सारी दुनिया बोले हैं मेरे छोरे ने बोल दिया तो क्या पाप कर दिया? मेरी बात लिख कर रख लो, पाप तो यो छोरी गहना है और जने किसका पाप है। सुजाता के कानों में सारी बात पड़ी तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो गया एक पल को। छी, इतनी गंदी बात अब और सुनना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कम्मो की आंखों से तो कितनी देर से आंसू बह रहे थे। मुंह में पल्लू ठूसे वो अपनी सिसकियां थामे बस चुपचाप आंसू बहा रही थी। मेरी छोरी के बारे में ये सब अनाप शराब क्या बक रही हैं आप? और समधन साहब चुप लगाए सुन रही है जब मेरे सामने मेरी छोरी को खून के आंसू रुला रहे हैं आप लोग। न जाने इतने सालों में के कुछ ना झेला होगा उसने। मेरी गऊ जैसी छोरी कभी चो भी ना करी उसने, कभी ना बताए यहाँ के झेल रही है, के नरक दिखा रहे आप लोग उसने। सुजाता बोलती जा रही थी। माँ चुप हो जा, मना कोई तकलीफ ना है इस घर में, भूल जा सब। माँ की आवाज सुन कम्मो पल्लू संभाले दौड़ती आई और माँ को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी। माफ करते लाडो, कभी तेरी खोज खबर ना ली, कभी न पूछा कैसी है, हिम्मत ही ना हुई कभी। हमेशा यही लगता रहा बड़े घर में ब्याह हुआ है, राज कर रही होगी मेरी छोरी। बस कर माँ, ठीक हूँ मैं, कोई कमी ना है, मुझे भूल जा सब। देखो तो माँ बेटी की नौटंकी सारे लक्षण मायके से सीख कर आई है। इस बार मासी ने कहा तो अम्मा चीख पड़ी। बस बहुत हो गया तमाशा। अब अगर एक भी अक्षर तूने बोला तो मैं भूल जाऊंगी तू बहन है मेरी और अभी मेहमान बनकर मेरे घर में बैठी है।
अरे जा जा, मैं थूकने आई हूँ तेरे रिश्ते पर, और देखना सारी दुनिया थूकेगी तुम्हारे घर पर। ये त्रिया चरित्र है ना तुम्हारी इज्जत उतारने को, तू कभी खुश ना रहेगी दीसा। 2 बार अपमान हुआ है मेरा इस दहलीज पर, मेरी हाय लगेगी तुम्हें। मासीसा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे न जाने क्या मनहूसियत छोड़ गई थी कि कितने ही दिन मासा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। यूं तो सुजाता ने कोई गलत बात ना कही थी, आखिर अपने सामने अपनी बेटी का ऐसा अपमान कैसे बर्दाश्त करती वो। किंतु फिर भी जानती थी कि दोष कम्मो और सुजाता पर ही मढ़ा जाएगा। बेटी वाले तो जीवन भर पगड़ी उतार कर ही चलते हैं ना छोरे वालों के सामने, मानो कोई अपराध किया हो बेटी पैदा करके। कम्मो को फिलहाल मासा का ये व्यवहार खटक रहा था। घर की सुख शांति के लिए उसने अपनी माँ को यहाँ से भेजना ही उचित समझा। दूसरी ओर विष्णु पिछले 1 हफ्ते से शहर से लौट आना था। घर में कम्मो और मासा बचे थे। मासा तो जैसे होकर भी ना थी। पूरे दिन बिननी बिननी करके उसे नाच नचाने वाली मासा के मुंह से बोल सुनने को कम्मो बेचैन हुई जा रही थी। खाना चाय सब समय समय पर कम्मो मासा के कमरे में पहुंचा रही थी। कुछ और चाहिए मासा? अम्मा ने हर बार की तरह बिना बोले हाथ हिलाकर मना कर दिया और फिर अपनी माला लेकर बैठ गई। 8 दिन बाद जब विष्णु लौटा तो अपने बेटे को देख मासा के मुंह से 2 बोल फूटे। आ गया छोरा, घने दिन लगा दिए इस बार। हाँ मासा, काम था तो रुकना पड़ा। तो ठीक तो है? ठीक हूँ छोरा, मने क्या होवेगा। कम्मो को थोड़ा सुकून मिला था कि मासा ने कम से कम मौन व्रत तो तोड़ा। मासा का व्यवहार पहले से कुछ बदला बदला सा रहने लगा था। विष्णु को शहर से लौटे कई दिन बीत गए थे। अब मासा की चुप्पी विष्णु को भी महसूस होने लगी थी। कम्मो क्या बात है, मासा आजकल बड़ी चुप लगाए रहती है, न गहना पर उनका ध्यान है न घर पर। कोई बात हुई है क्या? और तेरी माँ भी ऐसे अचानक लौट गई, मुझसे कुछ बात छुपा रहा है क्या? कम्मो को चुप देखकर विष्णु ने जोर डालकर कहा। अरे कुछ बोलेगी, बात क्या है, क्या बात छुपा रही है? क्या बोलती वो तो उस दिन भी ना बोल पाई थी जब धीरज ने उस पर दाग लगाने की पटकथा लिखी थी। बात बस उतनी सी न थी जितनी मासा और विष्णु को नजर आ रही थी। धीरज के कम्मो के घर आने वाले दिन। विष्णु के शहर जाने के बाद जब बहन का बेटा धीरज घर आया तो मासा लाड लड़ाते न थक रही थी उस पर। जैसे मेरा विष्णु वैसा ही धीरज, ध्यान रखियो बिन्ननी, इसका कोई शिकायत ना चाहिए। मासा इतनी निश्चिंत थी कि एक पल को ना सोचा घर में जवान बिंदनी है, पराया मर्द यूं अधिकार से इतने दिन तक घर में रह रहा है। कोई ऊंच नीच अच्छा बुरा न सोचा था मासा ने, और उसी अधिकार का एक दिन गलत फायदा उठाया धीरज ने। जिस दिन विष्णु और धीरज का झगड़ा हुआ उसी दोपहर धीरज ने कम्मो का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। उससे दुस्साहस से थर्रा उठी थी कम्मो। अपना मर्द घर में ना हो तो सड़क चलते की हिम्मत बढ़ जाती है। अकेली औरत तो वैसे भी आदमी के लिए एक अवसर होती है। कम्मो ने जब उसे दूर धकेल दिया तो वो तिल मिलाकर वहां से निकल गया। मासा से कुछ कहती तो पूरी संभावना थी कि उसी पर दोषारोपण कर दिया जाता। इसीलिए कम्मो चाहती थी कि जब विष्णु शहर से आए तो उसे अपने मन की बात बताए। संयोग से उसी दिन विष्णु शहर से लौटा। कम्मो उस रात अपने कमरे में विष्णु का इंतजार कर रही थी, लेकिन विष्णु छत पर जाकर धीरज के साथ पीने बैठ गया था। इससे पहले कि कम्मो अपनी आप बीती विष्णु को बताती, धीरज ने उस पर ही लांछन लगाकर कम्मो को गलत ठहरा दी। विष्णु को यूं आग बबूला देख कम्मो बहुत सहम गई थी। जब विष्णु उसके चरित्र पर की गई एक टिप्पणी ना बर्दाश्त कर सका, कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वो अपनी बिंदनी के साथ हुई ये बदनीयती? कैसे सुन पाएगा उसके अपने भाई ने उसकी बीवी पर हाथ डाला? कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए विष्णु के हाथ। वो तो बिंदनी है ना, घर के रिश्तों को जोड़कर रखना उसका धर्म है। कैसे बिगड़ने देती वो मासा और उनकी बहन के बीच के रिश्ते को? शायद दोनों भाइयों के बीच जो हुआ उसे मासा नशे में हुई भूल समझकर माफ कर भी दे, किंतु यदि धीरज की करनी खुलकर सामने आ जाती तो रिश्तों की डोर का टूटना तय था। कितने ही दिन और महीने कम्मो ने यूं ही घूट घूट कर रातों को करवटें बदलते बिताए, लेकिन अपने मुंह से चूं तक नहीं की। जिस रिश्तों को बचाने के लिए उसने इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त कर लिया, आज कैसे कहे अपने ही मुंह से कि मासा और मासीसा का रिश्ता टूट गया है और कारण वो अभागन खुद है। काफी देर से चुप बैठी शून्य की ओर ताकती कम्मो को झिंझोड़कर जब विष्णु ने फिर से सवाल किया तो कम्मो ने रुआंसे स्वर में मासा और मासीसा के बीच हुई बातचीत और उसकी मां सुजाता के हस्तक्षेप की पूरी कहानी सुना दी। पूरी बात सुनने के बाद विष्णु ने एक ठंडी सी सांस छोड़ते हुए कहा, मासी से ऐसी उम्मीद न थी मन में। मासा और मासी का ब्याह अगल बगल के गांव में हुआ था।
शुरू से ही दोनों बहनों में प्रेम लगाव रहा। सबसे नजदीक होने के कारण दोनों बहनें सदा सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रही। आज बेटे के प्रेम की पट्टी आंखों पर बांध मासी सब कुछ भूल गई, यहां तक कि मासा से बात करने का लिहाज भी। मासा को संभलने में वक्त लगेगा कम्मो, उनके मन को गहरी ठेस पहुंची है। तू जी छोटा मत कर, मेरा भी कुछ बोलना सही ना होगा, इसलिए इस बात को यहीं दबा देने में ही सबकी भलाई है। कम्मो ने भी विष्णु की हाँ में हाँ मिलाई और उसके कंधे पर सर रखकर अपने सीने पर रखे बोझ को हल्का करने की कोशिश करने लगी। गहना अपने नाम की तरह ही रूपवान थी। उसके गोल वटों से चेहरे पर बड़ी बड़ी सुंदर आंखें किसी को भी मोह लेती। मासा भी अब अपना अहम भूल बच्ची को प्रेम से निहारने लगी थी। जब जब गहना मुस्कुराती तो मासा झट से उसकी नजर उतारा करती। जिस प्रेम भरी नजर के लिए कम्मो तरसती रही, कम से कम उसकी छोरी को तो वो प्यार मिल रहा है, ये सोच कम्मो को घनी तसल्ली होती। 5 साल बाद कम्मो को अब जीने का मकसद मिल गया था। उसके दिन और रात अब गहना के इर्द गिर्द ही घूमने लगे। कब और कैसे उसकी नन्ही सी चिरैया 5 बरस की हो गई, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। विष्णु भी अब पहले से अधिक निश्चिंत होकर शहर जा पाता था। जानता था कम्मो के पास अब उसकी गहना है, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। शहर से लौटते हुए अब वो कम्मो के साथ साथ गहना के लिए भी पायल, चूड़ी या घाघरा लेकर आता, जिसे पहनकर वो पूरे गांव में छम छम करती घुमा करती। विष्णु के शहर से लौटकर आने पर वो दौड़ते हुए बापूसा करते हुए उसकी गोद में चढ़ जाती। तो विष्णु को समझ में आता कि आखिर क्यों एक बच्चे के आने पर ही संसार पूरा होता है। दुनिया के 100 सुखों से ऊपर था ये सुख जब गहना उससे आकर लिपटती। बापूसा, मेरा तोहफा। छोरी, जरा सांस तो ले लेने दे अपने बापू को, पता ना कितना सिर चढ़ा रखा है छोरी ने। कम्मा, रे बिन्ननी कहाँ है? मासा, आपने बुलाया? कितने बरस की हो गई तेरी गहना? 6 बरस की हो जाएगी अगले महीने। और तेरे ब्याह को कितने बरस हुए? जी मासा, वो 18 बरस। तेरे साथ ब्याही बिंदड़िया सास बन गई, अब और कितना इंतजार करावेगी मन ने? अरे मैं बोलूं, इस जन्म में पोते का मुंह देखने को मिलेगा कि ना? 12 बरस में जाके तो तेरी कोख हरी हुई, उस पर भी छोरी जन दी। मेरी छोरी ने ना तासो मासा, जो मेरे नसीब में था मिल गया, और मेरा जोर तो था ना कि छोरा जन देती। पहली बार मासा को पलट कर जवाब दिया कम्मो ने। तेरे बस में तो कुछ ना है, और अब मेरे भी बस में कहा है। अपने छोरे को दूसरी बिंदनी तो ले आती जो उस दिन तो। अम्मा ने जानबूझ के शब्द अधूरे छोड़ दिए थे, लेकिन जो तीर चलाया था वो अपनी जगह जा चुका था। कम्मो का दिल छलनी हो गया मासा की बात सुनकर। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मासा एक बार और दहाड़ी। तेरे जीते जी दूजा ब्याह भी ना करेगा मेरा विष्णु। मैं कह जानू ना हूं अपने छोरे ने, किसी और को क्या दोष दूं? किस्मत तो मेरी ही काली है। जो मन ने ही एक और छोरा दिया होता तो क्यों मैं तुझसे इतनी आस लगाती? पहले तो मेरी 2 छोरी पैदा होते ही स्वर्ग सिधार गई। जो तीजे बखत छोरा दिया भी तुम्हारा सुहाग छीन लिया राम जी ने। एक ही औलाद में संतोष करना पड़ा। सारा जीवन इंतजार किया कि विष्णु का ब्याह हो तो मैं भी छोरा होने पर ढोलक बजवाऊं अपने आंगन में, थाली पीटू, लेकिन अब तो लागे है कि ये अरमान मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। माँ ने पल्लू से अपनी आंखों की नमी छिपाते हुए कहा, मासा, जो मेरे हाथ में हो तो मैं कल ही आपकी गोद में लाकर डाल दूं, कि मेरा जी न करे कि मैं भी कुनबे भर में सर उठाकर चालूं। मेरे घर भी आवे बिन्ननी, लेकिन जो ना हो रहा तो क्या करूं, आप ही बताओ। आपका दुख सुख समझू मासा, माफ कर दो मैंने। विष्णु न जाने कब से आंगन में खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। जानता था मासा का कम्मो को दोष देना गलत है, फिर भी अम्मा के आंसू देख वो भी विचलित हो गया था। जाकर मासा के पैरों में बैठ गया। ये बात है मासा, आज ऐसी क्या बात हो गई कि आपकी आंखें भर आई? छोरा, अब और इंतजार ना होगा मेरे से। मासा, कम्मो की कोई गलती ना है। गहना के जन्म के समय क्या हालत हुई कम्मो की आप जानती हो ना। अब मैं खुद ही ना चाहता कि कम्मो को फिर से मौत के मुंह में धकेलूं। अगर इससे कुछ हो गया तो मेरी गहना का क्या होगा? ना, मैं इतना स्वार्थी ना बन सकूं। हर दिन एक बराबर ना हो वह। जरूरी तो ना है कि दूसरी बार भी इसे कोई दिक्कत हो। अरे अच्छा से अच्छा खिला पिला देंगे, इससे खूब ताकत आ जाएगी। तू बस मेरी इच्छा पूरी कर दे। माँ की बात सुनकर अब विष्णु के पास कहने को कुछ नहीं था, और उसने भी एक प्रयास और करने का मन बना लिया था।